जय हिंद दोस्तों। हम यूपीएससी मेंस की टॉपर्स कॉपी हिंदी माध्यम वाली देख रहे थे। उसी में ये नेक्स्ट वीडियो है रवि कुमार सिहाग जी की, जिन्होंने 18th रैंक हासिल की थी यूपीएससी में, आईएएस बने थे। उनकी जो स्टार्टिंग फेज की कॉपियां हैं 2018 की 12th नंबर का टेस्ट इन्होंने लिखा था। हमने पहले नंबर का टेस्ट, पहले नहीं दूसरे नंबर का टेस्ट इनका देखा था, फिर 6th नंबर का टेस्ट देखा था, अब 12th नंबर का टेस्ट देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इवॉल्व कैसे कर रहे हैं अपने आप को, ये स्टार्टिंग से धीरे धीरे कैसे अपने आप में सुधार ला रहे हैं। क्योंकि आप भी अभी नए हैं तो आप भी इनका पहले वीडियो देखिए, जाके प्ले लिस्ट बनी हुई है, फिर 6th नंबर वाला जो मैंने कराया वो देखिए, और फिर 12th नंबर का जो मैंने कराया जा रहा है इस वीडियो में वह देखिए। आपको समझ आएगा कि आप पहले नहीं हैं जिनकी गलतियां होती हैं, ये जो टॉपर बनते हैं इनकी भी गलतियां होती हैं, ये अपने आप को सुधारते हैं, ठीक है, हर टेस्ट में। तो बिना समय गवाए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। आप अपने अगर एक कॉपी लेकर बैठेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, कई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाती हैं जो आपके काम में आ सकती हैं, तो उनको आप नोट डाउन करते रहिएगा। जो टॉपर्स होते हैं ना, वह सभी कहीं ना कहीं अपने टॉपर्स जो उनसे पिछले पढ़ के गए हैं उनकी कॉपीज देखते रहते हैं, और उसमें से बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिल जाती हैं, और जो महत्वपूर्ण चीजें मिल जाती हैं उसको बस नोट कर लेते हैं और आगे अपने आंसर में लिखते रहते हैं। बाकी आप विजिट कर सकते हैं, करना है बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइक कमेंट आप कर ही देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती मूर्तिकला, तो कैसे अंडरलाइन करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ सीखना है यहाँ आंसर राइटिंग में। अमरावती मूर्तिकला के बारे में है तो हम पहले उसे हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेंगे। अमरावती मूर्तिकला अपने धार्मिक तत्व को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुखी रही है। इसको विश्लेषित कीजिए, विश्लेषित का मतलब एनालाइज करिए। मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये जो भी एनालाइज करिए, डिस्कस करिए, एग्जामिन करिए, ये वर्ड आते हैं, ये अलग अलग मतलब रखते हैं। तो ये एनालाइज कहेगा तो हमें अन्य टाइप का आंसर लिखना है, अगर यहाँ पर एग्जामिन लिखा होता तो हमें अलग टाइप का आंसर लिखना होता। तो इन शब्दों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें अमरावती मूर्तिकला पहले लिखा तो इसके बारे में बताना होगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या बताया। ईसा की दूसरी व तीसरी शताब्दी में आंध्र प्रदेश के अमरावती व नागार्जुन कोंडा आदि स्थलों पर विकसित होने वाली यह मूर्तिकला की शैली दक्षिण भारत में मूर्तिकला की महत्वपूर्ण शैली है। तो जो पिछला वीडियो देखे उन्हें पता है कि यहाँ पर अमरावती मूर्तिकला लिखा है, तो पहले पैराग्राफ में हम उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या है, उसके बाद आगे की कहानियां लिखेंगे। 200 शब्दों में लिखना है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं वह बता देते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या हैं। पैनलों या फलकों पर मूर्तियों का निर्माण, ठीक है। सफेद संगमरमर का प्रयोग, बौद्ध धर्म के साथ जैन और हिंदू धर्म की भी मूर्तियां इसमें समावेशित हैं। मथुरा शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। अमरावती, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सातवाहन साम्राज्य ने इस पर ज्यादा काम किया था, ठीक है। वह पॉइंट अगर समय हो तो लिख सकते हैं, अगर ज्यादा पॉइंट्स हो रहे हो तो उसे छोड़ सकते हैं। अमरावती शैली के विकास में धर्म की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि द्वितीय तृतीय शताब्दी में बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रचार प्रसार के कारण प्रमुखता अशोक की नीति, इन्होंने बता भी दिया क्या कारण था, एवं मथुरा आदि शैलियों के दक्षिण में स्थानीय शैलियों के साथ मथुरा शैली कनिष्क ने काम किया था। इस पर मिश्रण के कारण यह कला विकसित हुई है। प्रमुखता बौद्ध जैन तीर्थंकर एवं हिंदू देवी देवताओं की पट्टिकाओं पर विद्यमान मूर्तियां इस शैली में बनाई गई। नागार्जुन कोंडा के स्तूप, तोरण द्वारों एवं भीतरी दीवारों एवं इन पर स्थित मूर्तियां इसका प्रमुख उदाहरण है। अब लोक वाली बात कर लेते हैं। लोकोन्मुखता की बात करें तो इस कला के विकास में स्थानीय कारीगरों की भूमिका, धार्मिक के साथ साथ धर्मेतर विषय भी यहाँ उपस्थित हैं, उन पर आधारित भी मूर्तियां मिली हैं। तत्कालीन राजाओं की मूर्तियां भी इसी शैली में मिलती हैं। उस समय के जो राजाएं थे उन्हीं उनकी भी मूर्तियां मिलती हैं। साथ ही बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के चित्रों में विद्यमान लोक तत्व धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजों का ही निर्देशन करता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एवं धार्मिकता दोनों प्रकार के चित्रों का समावेशन लोक तत्व की भी धारणा मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आप इसमें से क्या रिवाइज कर सकते हो। देखो, अगर आपको ये अमरावती मूर्तिकला नहीं पता होगी
तो आप यहाँ से रिवाइज कर चुके होंगे कि अमरावती मूर्तिकला क्या रही। एक और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है कि अमरावती मूर्तिकला जो है वह बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों की मूर्तियां मिलती और साथ ही साथ में धर्म और धर्मेतर दोनों मूर्तियां मिलती हैं, राजाओं की भी मूर्तियां मिलती हैं। तो ये सब चीजें आपको रिवाइज भी हो गई साथ में। तो अब आप समझ पाए पहले अमरावती मूर्तिकला। यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा होगा, जैसे अगर लोकतंत्र वाले क्वेश्चन की बात होगी तो हम पहले लोकतंत्र समझाएंगे। कल हमने कई ऐसे क्वेश्चन देखे थे जहाँ पहले जो लिखा है उसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे एससीओ अगर लिखा हो या ब्रिक्स लिखा हो, क्वेश्चन आया हो, तो ब्रिक्स को पहले बताएंगे ब्रिक्स क्या है, फिर आगे की कहानी। फिर धार्मिक तत्व को आत्मसात, तो धार्मिक तत्व बता दिए कि बौद्ध, जैन, हिंदुओं की मूर्तियां मिलती हैं, वह सब। फिर करते हुए लोकोन्मुखी रही है, तो लोक समाज उसके बारे में भी बता दिया। और एनालाइज करना था हमें, कोई एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन या कुछ ऐसा नहीं करना था, तो हमने वो नहीं किया। बढ़िया बढ़िया बातें बताते हुए, उसको प्रूव करते हुए, जो क्वेश्चन में कहा गया था उसको लिखते हुए आगे बढ़ गए। 200 शब्दों में लिखना था, 2 पेज उन्होंने लिख दिया, 2.5 पेज भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत कुछ आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। राइटिंग भी देखते रहिए, ऐसी राइटिंग लिखनी है जो पढ़ने में सुखद हो, बस बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब जैसे कुछ लोग हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो स्पीड में भी लिखते हैं तो अच्छी होती है, तो वो पहले से तैयारी होती है, तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ऐसी हो जो पढ़ने में सही रहे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मौर्योत्तर कालीन कला व संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन करो। अब यहाँ देखो मूल्यांकन की बात की गई है, इवेल्युएट की बात की गई। मूल्यांकन, मूल्यांकन किसी चीज का कैसे करते हैं? सब अच्छी बातें बतानी होती है मूल्यांकन में? नहीं, क्या अच्छा है क्या खराब है उसके हिसाब से आपको मूल्यांकन करना होता है। कि ये क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर का मूल्यांकन करना हो तो आंसर 10 में से कितने मार्क्स देंगे, या 12 12.5 नंबर का है, कितने मार्क्स देंगे, ये मूल्यांकन करना है। सब अच्छी अच्छी बातें नहीं बतानी है। तो 3 चीजें हैं, मौर्योत्तर काल की कला और संस्कृति के बारे में पहले बताना है, फिर उसके सामाजिक कारण बताने और धार्मिक कारण भी बताने हैं, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि मौर्योत्तर काल क्या है, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दिया। मौर्योत्तर काल पहले बता दिया, शुंग थे, फिर कण्व थे, इनका इतिहास आता है। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी भागों से विदेशियों का भी आक्रमण हुआ। दक्कन में सातवाहन साम्राज्य था इस समय। और बिल्कुल दक्षिण में जाए, बिल्कुल दक्षिण में, तो यहाँ पर जो मामला था वह किनका था? चोल चेर पांड्य का था, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल को इन्होंने समझा दिया। उसके बाद पल्लव आए, ठीक है। अब मौर्योत्तर कालीन समाज को बताते हैं। मौर्योत्तर कालीन समाज कैसा था? विकेंद्रीकृत था, मतलब सेंटर के हाथ में सारी पावर नहीं थी। विदेशी आक्रमण हो रहे थे, बौद्ध धर्म का प्रसार अच्छे से हो रहा था, और इसके बाद हिंदू धर्म में भी सुधारवादी आंदोलन शुरू हो गए थे। विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही थी, तो समाज बता दिया। अब आते हैं कला एवं संस्कृति पर प्रभाव। तो पहले तो स्थापत्य कला की बात करेंगे। तो स्थापत्य कला में क्या क्या हो रहा था? स्तूपों का चरम विकास हो रहा था, बौद्ध धर्म का प्रभाव, चैत्य विहार बन रहे थे, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो आज के महाराष्ट्र वाले रीजन में था, जिसने स्तूप, चैत्य, विहार तीनों बनाए हैं। कार्ले का चैत्य और कार्ले का स्तूप आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, ये सातवाहन साम्राज्य का था। फिर सिर्फ यही नहीं बने, गुफा स्थापत्य कला भी बनी है, जैन और बौद्ध दोनों का प्रभाव रहा है। मंदिर भी बने हैं, भागवत धर्म, हिंदू सुधारवादी आंदोलन। भागवत धर्म वही जिसे हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं वो। तो पहले अब देखो अलग अलग चीजें बताई हैं उन्होंने, क्योंकि कला एवं संस्कृति में आपके पास बहुत कुछ है। पहला तो उन्होंने स्थापत्य कला बता दिया, ठीक है। अब वह मूर्तिकला पे आ गए, मूर्तिकला बताएंगे। आपको वही तय करना है कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना, ठीक है। तो मूर्तिकला में देखो पॉइंट्स में बता दिया, गांधार शैली बौद्ध धर्म का प्रभाव, मथुरा शैली तीनों धर्मों की मूर्तियां, अमरावती शैली दक्कन में स्थानीय तत्वों व उत्तरी भारतीय शैली से निर्मित हुई थी अमरावती शैली। अब यहाँ पे स्टार बना के भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दी कि गंधार शैली पर विदेशी प्रभाव यूनानी और रोम का था, ठीक है। गंधार आप जानते हैं भारत में भी इस समय नहीं है, ठीक है। अब चित्रकला के बारे में, अजंता एलोरा की बात ना हो तो अधूरा रहता है। इन गुफाओं में भित्ति चित्रों पर बौद्ध और, ये कौन सा वर्ड लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, उसे छोड़ते हैं।
अन्य धर्मों का प्रभाव मिलता है। अब अन्य कलाओं के बारे में भी बता दिया। संगम साहित्य की धर्मनिरपेक्षता, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव, सिक्का स्थापत्य, शुद्ध सोने के सिक्के यूनानियों के प्रभाव से बने, सिक्कों पर इतिहास बोध का आना, विदेशी प्रभाव। यानी कला के अंतर्गत साहित्य, कला और संस्कृति के अंतर्गत सिर्फ मंदिर और चैत्य स्तूप विहार नहीं आते हैं, बहुत कुछ आता है। इसके अलावा हिंदू धर्म सुधार आदि भी तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक कारणों से प्रेरित है। तो ये लिखा गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना बेहतर नहीं लिखा गया है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ मजा नहीं आया चीजों में। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा था, मौर्य उत्तरकालीन कला एवं संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन करो। तो उतना मजा नहीं आया, लेकिन हाँ स्टार्टिंग की कॉपी है तो आप भी परफेक्ट एक दिन में नहीं हो जाते हैं। आप कई आंसर राइटिंग करेंगे तब परफेक्ट होंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, या कोई मार्गदर्शन में आपके हो तो उसके मार्गदर्शन में क्वेश्चन आंसर लिखते रहिए, जो आपका चेक करके बता सके कि भाई आप कहाँ पर अभी है, कितना आपको आगे जाना है। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, और हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पीड भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये ऊपर की लाइन भी लगानी होती है, इसमें टाइम बहुत जाता है। आपसे सच बता रहा हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं दे रहा आपको, ना कुछ कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं जहाँ भी आपका मन हो वहाँ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो। फ्री में कराते हैं लोग, वहाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन आंसर राइटिंग अवश्य करो, घर पे करो, खुद लिखो, खुद चेक करो। जैसे मैंने अभी ऊपर वाला चेक किया तो उसमें देखो था कि हाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मजा नहीं आया, तो आप अपने आप लिखिए आंसर, फिर अपने आप उसको थोड़ी देर बाद पढ़िए, और आपको खुद लगेगा कि यार मजा नहीं आया, कुछ तो छूट गया। ठीक है, फिर उस पर सुधार कीजिए। तो अपने आप भी आंसर लिखते रहेंगे ना, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छा और अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है। बाकी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, आपकी जो मुझसे मदद हो वो ले सकते हो। बाकी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। संगम साहित्य से प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले तो संगम साहित्य बताना है, फिर समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका क्या करना है, विश्लेषण, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। तो पहले तो संगम साहित्य बताएंगे। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसवी सन की दूसरी तीसरी शताब्दी तक दक्षिण भारत में कवियों की सभाओं के द्वारा जो साहित्य रचा गया उसे संगम साहित्य कहते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आया होगा कि आंसर राइटिंग मतलब भैया यहाँ पे जो वर्ड आएगा पहले नंबर पे, यहाँ पे कभी कभी इधर भी आ जाएगा, मतलब पहले जिस वर्ड के बारे में बात होगी, जिस शब्द के बारे में बात होगी, उसको मुझे समझाना है। ठीक है, भूमिका का काम खत्म हो गया है। ठीक है, फिर आगे जो लिखा होगा उसको समझा देना है, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उस काल में मुख्यतः 3 संगम हुए, विभिन्न प्रकार का साहित्य रचा गया। संगम ग्रंथों में मेलकड़कु उत्पाद के साथ साथ तोलकपियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तोलकपियम किसने लिखी थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एवं मणिमेखले जैसे महाकाव्य भी प्रमुख है। ठीक है, तोलकपियम और मणिमेखले आपको पता भी होंगे, आपने प्रीलिम्स वाले में भी पढ़ा होगा इसे। अब सामाजिक पक्ष की बात करें तो संगम ग्रंथों को धर्मनिरपेक्ष साहित्य माना जाता है। आपको ये फैक्ट मिलेगा, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो संगम साहित्य को धर्मनिरपेक्ष साहित्य माना जा सकता है। इसमें धार्मिक संदर्भों का कम विवेचन है। यहाँ से भी एक पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिल गया, लिखा होगा धर्मनिरपेक्ष साहित्य माना जाता है, कारण में होगा क्योंकि इसमें कोई भी धार्मिक संदर्भों का विवेचन नहीं है, इसमें किसी भी धार्मिक संदर्भों की बात नहीं की गई है। तो आप उसे गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि धार्मिक संदर्भों की बात तो होगी लेकिन कम होगी। तो आप प्रीलिम्स भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में रिवीजन। इनका काफी बड़ा भाग वीरों की प्रशंसा व उपलब्धियों का वर्णन करता था। राजाओं की प्रशंसा, वर्णन, कारनामों का विवेचन, इतिहास भी प्राप्त होता है। तो संगम साहित्य में क्या क्या, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तोलकपियम एवं मणिमेखले जैसे महाकाव्यों में तत्कालीन समाज की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तमिल कवियों में अंदाल नाम की महिला के नाम से समाज की महिला के प्रति उदार दृष्टि का पता चलता है। अब आप अंदाल आपके नोट्स में नहीं है शायद, मान लो क्या 90% नहीं होंगे, तो आप इसको अपने नोट्स में जहां पे संगम साहित्य की बातें लिखी वहां पे नोट कर लो। ठीक है, इस लाइन को। कन्नगी
कन्नगी तो होंगे नोट्स में, अगर नहीं है तो इसको भी नोट करो। कन्नगी आदि नारियों के सम्मान में महाकाव्य लिखना इसी बात का द्योतक भी है। सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में तमिल ग्रंथों में तत्कालीन समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, पूजा पद्धति, धार्मिक पक्ष का वर्णन मिलता है। तमिल ग्रंथों में अशोक के सांस्कृतिक कार्यों का भी वर्णन मिलता है। प्रीलिम्स का फैक्ट, यहाँ से प्रीलिम्स क्वेश्चन बना सकता है कि तमिल ग्रंथों में अशोक के सांस्कृतिक कार्यों का वर्णन मिलता है, स्टेटमेंट 1। फिर भी तत्कालीन कलाएं, स्थापत्य कला के बारे में कावेरी पत्तनम, उरैयूर, सूती वस्त्र उत्पादन होना, विभिन्न बंदरगाह, विदेशी व्यापार, भूमि की उर्वरता, राजाओं के आक्रमण, इन सब के बारे में झलक मिलती रहती है। तो मैंने यहाँ से आपको प्रीलिम्स के भी फैक्ट बता दिए, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के भी फैक्ट आप लिखते रहिए और मेंस वाले भी जो आपको नहीं पता। और अगर आप इसको पढ़ के अपनी नोट्स को और ज्यादा रिच नहीं बना रहे हैं, अपने नोट्स में इन सब पॉइंट्स को ऐड नहीं कर रहे, अगर नहीं है तो जिस दिन एग्जाम में आएगा ना, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, तब आपको याद आएगा कि काश उस दिन वो वाला फैक्ट लिख लेते ना, तो चीजें सही हो जाती। तो ये आलस्य मत करिए, बैठिए प्रॉपर, इसको पढ़ते हुए अपने पेज को साथ में रखिए, उस पे जो आपको नहीं पता है वह चीजें नोट करते जाइए, वरना आपकी मर्जी 5 साल बाद आपको समझ में आएगा कि कोई मूर्ख था जो मुझे सही बात बता रहा था, मैं नहीं समझा। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप देने के साथ साथ लोकोन्मुखी आधार भी प्रदान किया है। फिर इलुसिडेट करिए, विवेचना कीजिए। तो पहले तो हमें रामानुजाचार्य जी के बारे में बताना है, फिर उनके भक्ति आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप के साथ साथ लोकोन्मुखी आधार भी प्रदान किया है। तो लोकोन्मुखी के बारे में बताना है, दार्शनिक स्वरूप के बारे में बताना है, ये सब चीजें बतानी है। तो पहले तो 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद की स्थापना करने के कारण व्यक्ति मार्ग हेतु अवरोध पैदा हो गया। शंकर ने आत्मा व ब्रह्म को एक बताकर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग को ही ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग बताया। भक्ति की भूमिका को ज्ञान प्राप्ति के एक साधन के साथ रूप में सीमित किया। अब ये शंकराचार्य कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य से पहले थे। इन्होंने अद्वैतवाद की बात की थी, फिर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की बात की। शंकर के 2-3 सदियों बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद, उन्होंने अद्वैतवाद कहा था। अद्वैतवाद मतलब दो नहीं है। कोई पूछता था आत्मा और जो ब्रह्म है, आत्मा या भगवान है, आत्मा परमात्मा है, क्या दो है? तो वो कहते थे दो नहीं है। तो लोग कहते थे तो क्या एक है? कहते पता नहीं, लेकिन दो नहीं है। ठीक है। तो रामानुजाचार्य बात को आए तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और सही किया। उन्होंने कहा ये अद्वैतवाद नहीं, एक विशिष्ट अद्वैतवाद है, विशेष प्रकार का, ये अतिथि नहीं है, विशिष्ट अतिथि है। समझ गए आप? तो विशिष्ट अद्वैतवाद का मत देकर भक्ति मार्ग, उन्होंने ज्ञान मार्ग की बात की थी, इन्होंने भक्ति मार्ग के अवरोधों को दूर किया। इसी दर्शन के द्वारा उन्होंने भक्ति को दार्शनिक स्वरूप भी प्रदान किया। उन्होंने जगत को ब्रह्म की या ब्रह्म का विवर्त या आभास न मानते हुए वास्तविक बतलाया। मतलब जगत जो है ब्रह्म का आभास नहीं है, बल्कि वास्तविक है। जगत को वास्तविक बताया कि जगत जो है वह दिख रहा है, वह है, असल में है। जगत को ब्रह्म का ही अंश बतलाया, लेकिन ये कहा कि जो जगत है वो ब्रह्म का एक अंश है। जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि हम भगवान के ही अंश हैं, तो उन्होंने भी यही कहा जो जगत है, जो दुनिया है, वो अंश है भगवान का। उनके अनुसार ब्रह्म ही भक्तों के उद्धार के लिए सगुण ईश्वर के रूप में, इन्होंने सगुण ईश्वर की स्थापना की थी, मानना शुरू किया था। अवतार लेता, इन्होंने अब सगुण की बात की तो अवतार की भी बात करेंगे। भक्ति मार्ग के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। ज्ञान का महत्व केवल भक्ति की गुणवत्ता बढ़ाने वाले कारक के रूप में है। तो इन्होंने ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया, भक्ति को ज्यादा महत्व दिया, जबकि शंकराचार्य जी ने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया था। उन्होंने अंश का भेद स्वीकार करते हुए भक्ति के द्वारा ब्रह्म की सायुज्य मुक्ति को संभव बताया। इस प्रकार ज्ञान मार्ग की शुष्कता व नीरसता को भक्ति की सरसता भावनाओं के साथ भरने का कार्य रामानुजन ने दर्शन प्रदान किया। उन्होंने सगुण ईश्वर की भक्ति पर बल देते हुए प्रेम पूर्वक नवधा प्रकारों से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोल दिया। नवधा भक्ति आपने पढ़ी होगी। नवधा भक्ति क्या है? 9 तरीके से। रामानुज ने वर्ग भेद को मिटाकर निचले वर्ग के लोगों हेतु भी प्रपत्ति मार्ग की स्थापना कर भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति एवं मुक्ति को संभव बनाया।
ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, ये शब्द आपके नोट्स में नहीं है तो आप उसे प्रॉपर लिख लीजिए। इस प्रकार अपने दर्शन के द्वारा भक्ति रूपी रसात्मक मार्ग की स्थापना के साथ साथ भक्ति को समावेशी बनाने का कार्य भी किया। समावेशी यहाँ पर उन्होंने जो वर्ग भेद मिटा कर ये उसको दे दिया एग्जाम्पल, जिससे इनका समावेशी जो है वह सही हो जाए। ठीक है, तो आप मेंस आंसर राइटिंग करते समय अगर आप एक पेज लेकर नहीं बैठ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को जो यहाँ है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा लिख कर देखो, क्या आप लिख पा रहे हो, फिर इससे ही चेक कर लो। क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हो ना तो बहुत समस्याएं होती, मैं भी सेल्फ स्टडी ही करता रहा, लेकिन ये जो कॉपीज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन है, अब मैं इसको पढ़ा दूंगा, फिर आप इसको नोट कर लीजिए अपने पेज पर, उसे लिख कर देखिए कि 10 मिनट में आप लिख पा रहे हो, फिर उसको मिला लो इसी वीडियो को ऑन करके कि हाँ मैंने ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा। ठीक है, तो मुगल स्थापत्य कला की पित्रादुरा शैली ने तत्कालीन भवनों की शिल्प कला में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए। पहले तो मुगल स्थापत्य कला बतानी है, फिर पित्रादुरा शैली क्या है वो बतानी है, फिर भवनों की शिल्प कला में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। परिवर्तन बताना है कि क्या परिवर्तन किया उसने। ठीक है, पित्रादुरा की शैली में विभिन्न आकृतियों पर रंगीन पत्थरों, धातुओं, मनकों आदि के साथ साथ जड़ाई की जाती थी ताकि इमारतों के रूप में सौंदर्य में वृद्धि की जा सके। तो पित्रादुरा बता दिया। मुख्यतः फारसी शैली से प्रभावित इस प्रकार का सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में दिखने को मिलता है। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है कि पित्रादुरा टेक्निक किसमें सर्वप्रथम यूज हुई है। तो मेरे जो नोट्स है उसमें बाईं तरफ सबसे नीचे लाइन लिखी हुई है कि सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में ये दिखी थी। उसके बाद कहाँ कहाँ दिखी वो भी 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। शायद उसमें हुमायूं का जो मकबरा है वहां भी है, इसमें शायद शायद आप नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये इन्होंने डिजाइन भी बना दी कि जो ये हैं ये बहुमूल्य पत्थर इसमें लगे हुए हैं। अगर इस शैली का चरमोत्कर्ष देखना हो तो कहाँ देखें, शाहजहां का ताजमहल एक बेहतर उदाहरण है। तो ये भी प्लेन्स में आ सकता है कि चरमोत्कर्ष इसका शाहजहां के ताजमहल में है। यस, जहाँ की सादगी के साथ साथ पित्रादुरा शैली का प्रयोग इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। पित्रादुरा शैली का तत्कालीन भवनों की शिल्प कला पर निम्न प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा आप देखो। इसने सजावट की एक नई शैली प्रदान कर दी जिसमें स्थानीय आकृतियों पर बहुमूल्य रंगीन पत्थरों की बारीकी से सजावट कर सौंदर्य में वृद्धि की जाती थी। मुगल कालीन भवनों की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण यह शैली भी बन गई, क्योंकि नई थी ना, और नया होता है कुछ अलग होता है तो फेमस तो हो ही जाता है। मुख्यतः फारसी प्रभाव से लेते हुए स्थानीय तत्वों का भी मिश्रण हुआ। ठीक है, स्थानीय आकृतियां, स्थानीय पत्थरों का उपयोग हुआ। परंतु यदि तार्किक विश्लेषण करें तो तत्कालीन शिल्प कला में अभूतपूर्व परिवर्तन का कारण एकमात्र यह शैली नहीं थी, अन्य कई तत्व भी थे। कौन कौन से? कुफी, अरबेस्क पद्धति, पच्चीकारी, पेस्ताखों का प्रयोग, अंक संक्षेपण यानी फॉर साइटनिंग तकनीक, चारबाग परंपरा। चारबाग आओ लखनऊ, लखनऊ में जो रहते होंगे वो जानते हैं चारबाग स्टेशन भी है और चारबाग बढ़िया सा बना हुआ है, बस अड्डा भी है। संगमरमर व दोहरे गुंबद का प्रयोग। अब इतना सब आपको रटा होना चाहिए क्योंकि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने हैं। 20 क्वेश्चन 20 तरीके के हैं, उन सबको आपको निकालना आना चाहिए दिमाग से। पढ़ा तो आपने सब है, दिमाग से कितना उस 3 घंटे में निकल रहा है वह महत्वपूर्ण है। फिर थोड़ी देर बाद 3 घंटे का दूसरा पेपर होगा। इस तरीके से आप तैयार हों। आपने एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो भाई दिक्कत होगी। इस प्रकार पित्रादुरा शैली शिल्पगत स्तरों के परिवर्तन का एक कारण है, एकमात्र कारक नहीं है। ठीक है, हाँ पित्रादुरा शैली महत्वपूर्ण है, उसमें ठीक चीजें हैं, लेकिन वह एकमात्र कारण नहीं है कि ये सब आप बता रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6th, एलोरा का कैलाश मंदिर अपनी शैलकृत वास्तुकला का अविश्वसनीय उदाहरण है। फिर वही करना है, क्या कमेंट करना है इसमें, यानी विवेचना। मतलब हिंदी में वही वर्ड आ रहे हैं, विवेचना। एनालाइज को भी विवेचना लिख दिया था, लेकिन इंग्लिश में वर्ड गलत हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। तभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग से
मैं इंग्लिश वाले वर्ड को भी हाईलाइट कर देता हूँ या सर्की कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ भाई साहब इंग्लिश का पढ़ो, क्योंकि हिंदी में वो फंसा देगा। हिंदी में तो सबका मीनिंग एक ही है, और यही प्रीलिम्स के सीसेट के जो कॉम्प्रहेंशन है, कॉम्प्रहेंशन में भी यही होता है। हिंदी में सब एक ही है, इंग्लिश में वर्ड बदलते रहते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन भी करें तो इंग्लिश का वर्ड अवश्य देखें कि कमेंट करना है, एनालाइज करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है, क्या करना है। गॉट इट? तो आपको इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ जीवन की शैलियां बताता रहता हूँ, आप उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो ही जाएगा। पहले तो एलोरा की गुफाएं, हमें एलोरा का कैलाश मंदिर है तो एलोरा समझाना है, फिर कैलाश मंदिर समझाना है। एलोरा की गुफाएं जिन कारणों से प्रसिद्ध हैं वह है गुफा स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष, भित्ति चित्रों की सजीवता और जैन बौद्ध हिंदू तीनों धर्मों की प्रधानता। मेंस के लिए सब है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा में जैन बौद्ध हिंदू तीनों धर्मों की प्रधानता है, भित्ति चित्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए भी। यदि हिंदू तत्वों की बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो गुफा संख्या 16। आप देखो, इनको ये भी पता है कि कौन सी गुफा संख्या में है, तो ये जैसे ही आदमी पढ़ेगा उसे क्या गजब आदमी है यार, इतना ज्यादा एलोरा के अंदर किस गुफा नंबर में है वह भी याद है इसे। तो अब जो चेक कर रहा है उसके दिमाग में असर पड़ेगा ना पॉजिटिव कि अरे यार क्या बात है, इसको ये भी पता है। जैसे मेरे अंदर से, जैसे मैं चेक कर रहा था, मान लो मेरे अंदर से तुरंत निकला ना कि अरे उसे ये भी पता है। अब ऐसा करने पर आधा नंबर बढ़ जाएगा मेंस आंसर राइटिंग में। ये चीजें होती हैं कि आपने जितना बढ़िया लिखा ना उसमें आधा आधा नंबर बढ़ गया तो आपका मेंस में अच्छा स्कोर होके आप आईएएस बन जाओगे प्रॉपर। ठीक है, तो गुफा संख्या 16 में स्थित है। अपनी संरचना मजबूती के कारण इसे स्थापत्य कला का अजूबा भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासक द्वारा निर्मित इस मंदिर की 2-3 विशेषताएं एवं शैलकृत वास्तुकला का अविश्वसनीय उदाहरण बनाती है। कौन सी विशेषताएं हैं? तो राष्ट्रकूट पता होना चाहिए किसने बनाया था ये भी। मंदिर का निर्माण पहाड़ों को काट कर किया गया है, परंतु अन्य सभी संरचनाओं के विपरीत इस मंदिर में काटने का काम ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आया है। मान लो यह पत्थर था, मान लो तो यहाँ से काट काट कर, यहाँ से काट काट कर ऐसे मंदिर बनाया गया होगा। ठीक है, और हम जब दीवार बनाते हैं या आजकल के मंदिर बनते हैं तो नीचे से ये ईंट लगाई, ये ईंट लगाई, ये ईंट लगाई, ये ईंट लगाई। तो आजकल में नीचे से ऊपर की ओर मकान बनते हैं, लेकिन उस समय क्या था, पत्थर को ऊपर से काटा गया और नीचे तक काम किया गया। मंदिर का ऊपरी शिखर पहले बना और नीचे का पार्ट बाद को बना, आधार बाद में बना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए भी कि कैलाश मंदिर जो है, कैलाश मंदिर ही था एलोरा का, एलोरा का कैलाश मंदिर ये ऊपर से नीचे बना है, ना कि नीचे से ऊपर। पहले ऊपर का पार्ट बना फिर नीचे का। अब इसकी मजबूती, इसकी दूसरी विशेषता है, कहा जाता है औरंगजेब द्वारा इसे तोड़वाने का भी प्रयास किया गया परंतु वह असफल रहा क्योंकि इसकी मजबूती इतनी बढ़िया थी। मंदिर में विद्यमान भित्ति चित्र मूर्तियों भी अत्यंत मनोहारी है। चट्टान काटकर बनाई गई सबसे विशालतम रचनाओं में यह मंदिर भी अपना स्थान रखता है। इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं के द्वारा हम कह सकते हैं कि यह मंदिर अपनी कुछ विशेषताओं में अद्वितीय है, इसे स्थापत्य कला का अजूबा भी घोषित करता है। तो हर इम्पोर्टेंट मंदिर उसके बारे में आपको जो भी इम्पोर्टेंट है, वरना मंदिर तो बहुत है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर विराम देंगे। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के साथ साथ उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने भी भारतीय कृषकों की कमर तोड़ी। स्पष्टीकरण कीजिए। अब ये नया वर्ड आ गया, स्पष्टीकरण करो। इलूसिडेट। तो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के बारे में बताना है और उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की भी बात करनी है और कैसे उन्होंने कृषकों को प्रभावित किया ये बताना है। भारत में अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन में जो वर्ग इसके दुष्प्रभावों की सर्वाधिक चपेट में आया वह किसान वर्ग था। अंग्रेजों के सभी नीतियों का शिकार यह वर्ग रहा है। आप जानते हैं नील की खेती करवाई, ज्यादा टैक्स वसूलते थे, स्थायी बंदोबस्त और सब चीजें हैं, वह सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिन्होंने कृषकों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। तो पहले तो आर्थिक नीतियां देख लेते हैं। भू राजस्व नीतियां, मालवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी की शोषण परक व्यवस्था, उच्च लगान व्यवस्था, अत्याचार जमींदारों का, ये सब आपको पता है।
भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट होने के कारण कृषि पर दबाव बना, क्योंकि जो उद्योग में काम कर रहा था, जब उद्योग बंद हो गए तो वह गांव चला जाएगा। कोरोना वाला काल याद करो, जब शहरों में काम बंद हो गया, आदमी चला गया गांव में गया तो उसने खेती शुरू कर दी अपनी। ठीक है, तो यही यहाँ हुआ, किसानों के परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को मालिक बना दिया गया था जमीनों का। कृषि के सुधार जैसे उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक आदि का विकास नहीं किया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिला, खाद्य फसलों की कमी हो गई और इससे भुखमरी हुई और अकाल भी पड़ गया था साथ में। और जो पैदा होता था वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था, सब आपको पता ही है। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन के स्तर पर जमींदारों को किसानों का मालिक घोषित कर दिया गया, जो मैंने बोला जमींदारी व्यवस्था में। कब आया था? 1793 में। कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था। जमींदारी व्यवस्था को अन्य कई नामों से जानते हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जिले में भू राजस्व का प्रमुख जिला कलेक्टर होता था। आज भी आप भी वही का चाहते हैं कि हम भी कलेक्टर बन जाएं। कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी, कलेक्टर कलेक्टर। ठीक है, यहाँ बताना आवश्यक है कि कलेक्टरों को किसानों की वास्तविक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। वही आज के समय में है कि भैया नेताजी को बता लें दो, उन्हें बात नहीं पहुंच रही है, प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात नहीं पहुंचा रहे हैं लोग, उन तक बात पहुंच जाए तो काम हो जाएगा। यही आज यहाँ भी होता था कि कलेक्टर साहब को पहुंचा तो दो बात। प्रशासन द्वारा भू राजस्व की दरें अत्यंत कठोरता से बढ़ाकर उगाही भी उतना ही कठोर था। काल आदि के समय कोई छूट नहीं मिलती थी, ये तो आपको पता ही होगा। बागानी कृषि के बारे में भी लिख दो। यूरोपियों का वर्चस्व था, प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ थी, पता है आपको। अब न्यायिक व्यवस्था उसमें लिखा था तो ये भी लिख दो। जज मुख्यतः यूरोपीय थे, जिन्हें ना तो भारतीय परिदृश्य की जानकारी थी, ना ही सहानुभूति थी। बागान मालिक, जमींदार, साहूकार के द्वारा अनुबंध ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे। आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के कारण कोई विवाद होने के कारण भोला भाला निरीक्षण किसान न्यायालय में अपने वाद को साबित नहीं कर पाता था या वाद हार जाता था। निरीक्षण से याद आया, आज के समय में जो गरीब बेचारे हैं वह जाने से डरते हैं, भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगवाओ, कोई बात नहीं हम जमीन छोड़ देते हैं। आप जानते हैं आपके गांव में भी होता होगा, हमारे इधर भी होता है। तो उस समय तो ब्रिटिशर्स का राज था, उस समय तो कुछ भी नहीं था, उस समय तो बहुत ज्यादा पिछड़ा था। ठीक है, तो आप सोचो क्या हाल होते होंगे। इस प्रकार न केवल आर्थिक व्यवस्था बल्कि प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था ने किसानों को ऐसी तैसी कर दी थी, कमर तोड़ कर रख दी थी। और सही बात है, किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे बेचारे। लाइक कमेंट तो कर दिया होगा ना, इतनी मेहनत के बाद कहना तो नहीं पड़ता, मैं बीच में बोला भी नहीं। ठीक है, तो बाकी हाँ, इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग चल रही है, एक बार आप देखिए जाके मजा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। कल क्या, आज भी कई वीडियोज आती रहती हैं, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।